नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल हिंदी के इस ई व्याख्यान में आज आपको राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास पर व्याख्यान दिया जाएगा। विद्यार्थियों, हमारी जो इस भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत आखिरी यूनिट है, 5वीं यूनिट है, वो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि पर है और आपके इन कई टॉपिक से संबंधित ई व्याख्यान डिलीवर किए जा चुके हैं। आज आपको राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे होता है, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के अब तक कैसे हमारी हिंदी ने विकास यात्रा की है, कैसे वो राष्ट्रभाषा का दर्जा पा चुकी है, किन किन पड़ावों को पार किया है, उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है विद्यार्थियों, हमारा देश ब्रिटिश सत्ता के अधीन था और ब्रिटिश सत्ता ने यहाँ पर राज करने के लिए, यहाँ के लोगों से संपर्क साधने के लिए हिंदी के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। वहाँ पर हिंदी शिक्षण की व्यवस्था की गई, हिंदी शिक्षकों की व्यवस्था की गई, अनुवाद की व्यवस्था की गई, ताकि यहाँ के लोगों से ज़्यादा वो संपर्क साध सकें और काम निकाल सकें। क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ी बाधा होती है यदि नहीं समझा जाए तो। अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेजी और हम हिंदुस्तानियों की हिंदी। तो हिंदी ने कैसे विकास यात्रा की है उसके बारे में आपको बता देते हैं। अंग्रेज जब हमारे यहाँ राज कर रहे थे तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सांस्कृतिक और भौगोलिक भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से एक सूत्र होने के लिए बहुत सचेष्ट हो उठा था। अंग्रेजी जो नीतियाँ थी वो हमारे लिए, हमारे आर्थिक तंत्र के लिए बहुत अधिक हानिकारक थी। एक प्रकार से उनकी अर्थनीति ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को या अर्थतंत्र को समूचा ही ध्वस्त कर दिया था। हमारे भीतर आक्रोश था। आक्रोश का परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में प्रतिफलित हुआ, लेकिन वो सफल नहीं हो सका और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्षरत विविध पक्षों में परस्पर एकता और भ्रातृत्व की भावना का विकास हम भारतीयों में धीरे धीरे होने लगा। ऐसी स्थिति में परस्पर संवाद के रूप में एक सामान्य व्यवहार की भाषा की आवश्यकता के भी अनुभव हुआ। हमारा देश बहुत विशाल है, बहुभाषा वाला राष्ट्र है, तो इससे पूर्व जो था संपर्क की समूचा जो मध्य देश है, भारत की में मध्य देश की भाषाएं ही समूचे भारत में सांस्कृतिक संपर्क का कार्य किया करती थी। इसीलिए एक बार फिर से मध्य देश है, उसी की भाषा का ध्यान लोगों का स्वाभाविक गया। इसीलिए हिंदी है, जो खड़ी बोली हिंदी है, वो ब्रज भाषा के विकल्प में विकसित होने का भी प्रयास कर रही थी इसी समय। और ये ऐसा समय था जब मध्य देश भाषिक एकरूपता की दृष्टि से संक्रमण का काल था। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक सामान्य व्यवहार और साहित्य भाषा के रूप में खड़ी बोली स्वीकृत होने लगी थी और धीरे धीरे खड़ी बोली से हिंदी का रूपांतरण हो रहा था। किसी भी भाषा के लिए राष्ट्रीय चरित्र के लिए 5 आधारभूत बातें आवश्यक होती हैं कि वो राष्ट्रीय चेतना की संवाहिका हो, उसमें राष्ट्रीय परंपरा और सांस्कृतिक दाय को सुरक्षित और संरक्षित रखने की भी सामर्थ्य हो, राष्ट्र की अन्य भाषाओं के प्रति उन्मुक्त और नम्य दृष्टि हो, उसकी अन्य भाषाभाषी सरलता से समझ सके, सीख सकें और विशाल वृत्तर भाषाई क्षेत्र उसका हो। तो विद्यार्थियों, हमारी जो हिंदी है वो इन सब बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। इसीलिए ये एक राष्ट्रभाषा का विकास करती हुई राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होती है। साहित्यिक मंच पर भारतेंदु और राजनीतिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के साथ साथ हिंदी की राष्ट्रभाषा बनने की प्रक्रिया थोड़ी व्यवस्थित और तेज हो गई थी। और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने हिंदी में भाषण देने का आग्रह किया। गांधी जी ने लोकमान्य तिलक से हिंदी में भाषण देने का आग्रह किया। तो उस समय अधिवेशन के अध्यक्ष एनी बेसेंट ने इस पर आपत्ति की थी। तो गांधी जी ने इस संबंध में लिखा था कि कांग्रेस का करीब सारा ही काम अंग्रेजी में चलाने से राष्ट्र को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इन तमाम वर्षों के लंबे समय में दिखाने पर को ही कांग्रेस राष्ट्रीय रही। लोक शिक्षा की सच्ची कसौटी पर कसें तो उसकी कीमत कूदें तो कहना होगा कि वह राष्ट्रीय कभी भी नहीं होगी।
और गांधी जी के द्वारा ये बहुत बड़ी बात कही गई है। वास्तव में हमारी भाषा को नुकसान पहुंचाने का कार्य तभी से प्रारंभ हो गया था। इस तथ्य से स्पष्ट है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को 20वीं शताब्दी के दूसरे शतक तक आम स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। अंग्रेजों की नीति के कारण जो व्यक्तिगत प्रयास भी सफल नहीं हो सके थे। शासन और शिक्षा की भाषा अंग्रेजी थी और फारसी लिपि में उर्दू को अदालतों की भाषा बना दिया गया था। इसीलिए हिंदी तो एक हाशिए पर थी। उर्दू को हिंदी के विरोध में प्रस्तुत किया गया। ब्रज से खड़ी बोली में ढलती हिंदी को संक्रमणशील और अविकसित भाषा बताकर उसको उपेक्षित भी कर दिया गया। विद्यार्थियों, सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में और 1906 में मुस्लिम लीग के उदय के बाद उर्दू मुसलमानों की भाषा हो गई और एक विडंबना थी। हिंदी उर्दू का ये जो विवाद हो राष्ट्रीयता के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध हुआ था, क्योंकि एक ही खड़ी बोली के आधार से विकसित दो भाषाएं परस्पर प्रतिद्वंदी बना दी गई थीं। उर्दू अरबी फारसी के नए नए शब्दों को लेकर के अपनी कृत्रिमता को बढ़ाती रही और हिंदी है वो देशज तत्सम शब्दों से अपनी आवश्यकता को पूर्ति नहीं होने पर संस्कृत के तत्सम शब्दों पर निर्भर होने लगी। फिर भी विद्यार्थियों, हिंदी का प्रश्न है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरह स्वाधीनता आंदोलन से अभिन्न रूप से जुड़ गया था और हिंदी स्वाधीनता प्राप्ति तक निरंतर राष्ट्रीय चेतना, आशा और आकांक्षा की संवाहिका बनी रही। जिस तरह राष्ट्रीय चेतना का विकास सबसे पहले बंगाल में हुआ, उसी तरह हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का प्रश्न भी बंगाल में ही उठा था। ये एक संयोग है कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित पहला हिंदी का पत्र उद्दंत मार्दन 1926 में कलकत्ता से ही निकला। पहला छापाखाना भी कलकत्ता में ही, पहला विश्वविद्यालय भी कलकत्ता में ही। जहाँ तक सबसे पहले एक स्वतंत्र विषय के रूप में हिंदी एमए के पाठ्यक्रम के लिए भी स्वीकृत हो गई थी। ये जानकर बड़ा सुखद लगेगा कि सारी चीज़ें ये बंगाल से ही प्रारंभ हुई और एमए हिंदी का पाठ्यक्रम है वो भी कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही प्रारंभ हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होने में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, बड़ा भारी योगदान इनका है। स्वतंत्रता आंदोलन के सभी महानायक किसी न किसी पत्र पत्रिका से अवश्य संबंध रहे हैं। इनके माध्यम से सामान्य जनता के साथ इनको अच्छा संवाद का अवसर मिलता था। इन पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र जो कलकत्ता से निकलती थी, आज बनारस से, प्रताप कानपुर से, कर्मवीर खंडवा से, सैनिक आगरा से, केसरी पूना से, जागरण झांसी से और सरस्वती इलाहाबाद से, ये प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं जिन्होंने हिंदी के विकास में और राष्ट्रीयता के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये पत्र पत्रिकाएं हिंदी के प्रश्न को निरंतर स्वाधीनता आंदोलन से संबंध करके राष्ट्र के समक्ष उपस्थित करती रही। राष्ट्रीय चिंतकों और नेताओं ने भी हिंदी के प्रश्न को राष्ट्रीय अस्मिता और पारस्परिक एकता और स्वाधीनता आंदोलन से संबंध करके राष्ट्रभाषा के विकास में बड़ा योगदान दिया। अपने बंग दर्शन में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी महत्ता को पुनीत राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य जो एक के बंधन संस्थापन करने में समर्थ होंगे वही सच्चे पुण्य भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। अर्थात उस समय बंगवासियों के द्वारा ऐसी बात कहना हिंदी की महत्ता को अपने आप में रेखांकित कर देता है। और श्री अरविंद ने लिखा कि जिस दिन हम अखंड स्वरूप मातृभूमि के दर्शन करेंगे, उसके रूप लावण्य से मुग्ध होकर उसके कार्य में जीवन उत्सर्ग करने के लिए उन्मत्त हो जाएंगे, उस दिन भाषा भेद के कारण कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी। हम सब लोग अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करेंगे तो ये बाधा दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों, ऐसे ही आचार्य क्षिति मोहन सेन ने भी कहा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के जो अनुष्ठान हुए हैं उनको मैं संस्कृति का राजसूय यज्ञ समझता हूँ। भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा, एक संयुक्त एकीकृत भारत की एक भारतीय राष्ट्रभाषा होनी चाहिए जो देश की एकता का ज्वलंत प्रतीक हो और हिंदी ही ऐसी एकमात्र भाषा है। इस तरह से बहुत सारे विचारकों के मत हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ही हैं। डॉक्टर भंडारकर का भी यही मत था कि सामान्य भाषा बनने का हिंदी को ही सम्मान मिलना चाहिए।
महात्मा गांधी ने भी जिस तरह 1920 के बाद में स्वाधीनता आंदोलन के केंद्रीय व्यक्तित्व थे, उसी तरह राष्ट्रभाषा के प्रश्न पे भी वो निरंतर सार्थक प्रयत्न करते रहे। उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी, स्वतंत्रता और आम जनता तीनों को अभिन्न बना दिया था। उनका कहना था, मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है, और अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निस्संदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखे मरने वाले निरक्षरों, दलितों और अंतर्जों का हो तो उन सबके लिए होने वाला हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है, ऐसा गांधी जी ने कहा। और ये सत्य भी हमारे देश की परिस्थितियों पर सत्य ही बैठता है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी उर्दू का जो विवाद था उसका भी सार्थक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, और दोनों के समाहार से उन्होंने एक सामान्य हिंदुस्तानी का प्रस्ताव दिया था, जिसमें साधारण बोलचाल के शब्द भी रहें, जिसमें किसी प्रकार की सायास भर्ती ना की जाए, शब्दों की भर्ती ना की जाए। इन सब के बावजूद राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति धीरे धीरे इस सीमा तक हो गई कि सन 1937 में जब प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस की सरकारें बनी तो तत्कालीन मद्रास, अब का तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री सी गोपालाचारी ने हिंदी भाषा को अनिवार्य बना दिया था, और गांधी जी की सलाह पर कुछ अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया था। हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास और उसके प्रसार को व्यापक बनाने में कई संस्थाओं का योगदान भी बड़ा भारी योगदान है। इन संस्थाओं में नागरिक प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की भूमिका अग्रणी रही है। इन संस्थाओं के द्वारा भी बड़े भारी प्रयत्न किए गए हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास में, पुरानी पुस्तकों के प्रकाशन में, वितरण में। इन संस्थाओं ने हिंदी भाषा के प्रचार के साथ साथ ही पुस्तकों के प्रकाशन, वितरण, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन तथा दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना में गांधी जी की केंद्रीय भूमिका रही, और ये संस्थाएं तब से लेकर के अनवरत सक्रिय चलती आ रही हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार से स्वाधीनता आंदोलन के समानांतर हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में निरंतर विकसित होती रही, जिसकी अंतिम परिणति भारतीय संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा के रूप में उसकी स्वीकृति हो गई। यह सुखद संयोग है कि संविधान सभा में इसके प्रस्तावक एक हिंदी भाषी श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे। तो इस तरह से हिंदी स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के किस तरह से राष्ट्रभाषा के रूप में विकास यात्रा करके यहाँ तक पहुँची है, आप इस व्याख्यान के माध्यम से भलीभांति समझ सकते हैं कैसे विभिन्न व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने, पत्र पत्रिकाओं ने इसको राष्ट्रभाषा बनाने में, इसको व्यापक बनाने में योगदान दिया है। वो बड़ा महती है। धन्यवाद।